आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो देख लीजिएगा। आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है कि बहुत अच्छा फीचर है। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। ये आपकी प्लस ऐप के अंदर ही फीचर है। जो नए बच्चे हैं एक बार मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। काफी आज की क्लास में नए बच्चे होंगे, ये नया बैच है, आज इसकी सेकंड क्लास है, तो आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कौन से टाइमिंग पे मेरा कौन सा बैच चलता है। तो आ जाओ, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अनअकैडमी प्लस पर मैं 2 बैचेस लेता हूँ। एक चलता है शाम को 4 to 6 PM। ये थ्योरी बैच का टाइमिंग है। इसमें थ्योरी पढ़ाता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना, ये 4 to 6 PM के बीच में होते हैं। और ये वाला जो टाइमिंग है 8 to 9:15 वाला, इस टाइमिंग पे 2 टाइप के बैचेस आते हैं। एक तो प्रैक्टिस बैचेस उन बच्चों के लिए जो कोर्स पूरा कर चुके हैं, और एक होता है वोकैबुलरी बैचेस। अभी जो आपने वोकैब बैच चला रखा है, ये 22 दिसंबर को चालू हुआ था। थर्सडे फ्राइडे मेरा ऑफ रहता है, तो आज इसकी सेकंड क्लास है। आज इस वोकैब बैच की सेकंड क्लास है। इसमें हम फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, ईडियम्स को, वन वर्ड को, एंटोनिम सिनोनिम को, रूट वर्ड के थ्रू, मतलब मिसलिनियस चलेंगी चीजें। कभी ईडियम होंगे, कभी वन वर्ड होगा, कभी फ्रेजल वर्ब हो गई, कभी कुछ हो गया, सब कुछ ऐसे इसी टाइप से इसके अंदर चलता रहेगा। और ये जो थ्योरी का नया बैच है, ये आएगा मेरा 26 को। अगर आप मेरे से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, यानी मुझसे वोकैब भी पढ़ना चाहते हैं, मुझसे थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वोकैब के ना इससे पहले मेरे 2 बैचेस और भी आ चुके हैं। एक में मैंने 1000 के करीब वर्ड्स कराए थे, एक में 1500, और अभी जो चल रहा है इसमें 1000 के करीब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर ये जो 3500 वर्ड्स हैं, पहले आप इनको निपटा लें। जब तक आप इनको करेंगे तब तक ये वाला बैच आ चुका होगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो अगर आपको मुझसे करना है तो ये वाली चीज ये फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप वोकैब कर लीजिए। और इन वोकैब की वीडियोस की कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, और वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। अपने फोन में पीडीएफ रखिएगा, जब टाइम मिले आप आगे आगे करके रिवाइज कर दीजिएगा। चलो जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। याद आ रहा है पिछली क्लास के अंदर अपन ने कुछ इडियम्स करे थे स्टोरीज के थ्रू, है ना। तो आज भी इडियम्स की क्लास है। इससे नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो अपनी वर्ड्स वाली क्लास हो जाएगी, जिसमें मैं नेमोनिक्स के थ्रू आपको कुछ वर्ड्स याद कराऊंगा। आ जाओ, देखिए जरा। आउट एट एल्बोज, बाहर होना, एल्बोज से बाहर होना। अक्सर आपने देखा होगा पुराने हो जाते हैं जब कपड़े, है ना, जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले यहां से फटता है, कॉलर फटता है, कफ थोड़े से फट जाते हैं, घुटने के पास से पैंट फट जाती है। तो जब किसी चीज को, कपड़े को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या ना, कोहनी यहाँ से बार बार मुड़ती है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यही होती है, तो यहीं से फटेगा। भिड़ेगा भी तो सबसे ज्यादा यही वाला पोर्शन भिड़ेगा, ऐसे करके बैठोगे। तो इससे ये एडियम बना आउट एट एल्बोज। आउट एट एल्बोज का मतलब होता है यहाँ पे एल्बोज के पास से बाहर होना। मतलब अगर आपकी एल्बो कपड़ों से बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब आपके कपड़े फटे हुए हैं। और इसका मतलब आप दरिद्र हैं, गरीब हैं, फटेहाल हैं। ठीक। एग्जाम्पल से देखिए, रजत वॉज आउट एट एल्बोज फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर कॉलेज, जस्ट मेकिंग इनफ टू पे फॉर माई रेंट एंड अ कपल ऑफ मील्स अ डे। रजत जो है वो आउट ऑफ एल्बोज था कॉलेज के बाद बहुत समय तक, सिर्फ इतना ही कमा पा रहा था कि जिससे वो, माई रेंट नहीं हिज रेंट होगा, सिर्फ वो अपना रेंट दे पाए और बस 2 वक्त का खाना खा पाए, सिर्फ इतना ही कमा पा रहा था वो। देयर आर सच अ लवली फैमिली, ये बहुत ही प्यारी फैमिली है, बट यू कैन से दैट दे आर आउट एट एल्बोज, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि ये थोड़े से गरीब है। नेक्स्ट पर, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। टू बी वर्थ मतलब किसी चीज की कीमत इतनी होना, किसी चीज की वैल्यू इतनी होना कि उसके वजन को अगर सोने के बराबर तोल दिया जाए, इतनी किसी चीज की वैल्यू होना। अब सोना तुम्हें पता है बहुत महंगा है ना, एक तोला ही 50-50 हजार रुपए के आसपास है। तो सोना, अगर मैं कहूं मान लो कि एक किताब है, फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, उसके अंदर भैया इतनी बढ़िया बातें लिखी गई हैं, अगर आप उनको जीवन में अमल कर लो तो बहुत आगे बढ़ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भैया, ये जो किताब है ना, ये इतनी वैल्यूएबल है, इतनी मतलब इसमें नॉलेजेबल बातें लिखी गई हैं कि अगर इसको सोने के बराबर वेट में तोल दिया जाए ना, तब जाके इसकी वैल्यू निकलेगी। आ रही है कुछ बात समझ में? तो अगर मान लो कोई पर्सन है, वो कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, तो इस आदमी की क्या वैल्यू है? इस आदमी की वैल्यू है कि इसको पूरे को सोने के बराबर तोल दिया जाए ना, तब उस आदमी की वर्थ निकलेगी। तो इस टाइप से अगर कोई पर्सन, कोई आइडिया, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसके लिए ईडीएम यूज किया जाता है कि इट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब इसकी कीमत इतनी है कि इसको सोने में तोल दिया जाए।
इसका ईडीएम का मतलब क्या हुआ, बहुत यूजफुल होना, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होना, बहुत हेल्पफुल होना। दिस रेसिपी बुक इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इट टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये जो रेसिपी बुक है ना भैया, ये इतनी इतनी वैल्यूएबल है कि इसको तो सोने में तोल दिया जाए ना, तब जाके इसकी वैल्यू निकले, सब कुछ बताती तुम। रजनी का जो ट्रेवल एडवाइस था ना ऊटी विजिट करने का, सही में वो आइडिया जो था ना भैया, उसको सोने में तोल दिया जाए, इतने के बराबर था वो। शी रिकमेंडेड सम फेबुलस रेस्टोरेंट्स एंड ब्रिलियंट चीप होटल, उसने बहुत सारे फेबुलस रेस्टोरेंट्स बताए और मुझे ब्रिलियंट चीप होटल बताए। इसमें देखिए जरा, टू बी ऑन द कारपेट, टू बी ऑन द कारपेट, कारपेट पे होना। अब इस ईडीएम का ओरिजिन समझिए, ईडीएम का ओरिजिन कहां से हुआ है। पहले कारपेट पे होने का पुराने जमाने में ईडीएम का मतलब हुआ होता था एक डिस्कशन में होना, एक कॉन्फ्रेंस में होना, क्योंकि पहले आपने देखा होगा महाभारत वाले टाइम पे आपने देखा होगा कि राजा सिंहासन पे बैठता था, बीच में एक रेड कलर का ऐसे कालीन सा बिछा होता था, दोनों साइडों पे ऐसे सेनापति मंत्री मंत्री ऐसे बैठे होते थे, है ना। तो कारपेट पे होने का बेसिकली मतलब है जब कालीन बिछाकर लोग बैठते हैं तो आपस में कोई डिस्कशन करते हैं। लेकिन लेकिन धीरे 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 इसका मीनिंग जो है वो मॉडिफाई होता गया। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, मान लो राजा को किसी को सजा देनी, राजा को किसी को सजा देनी, आप ऐसे माइंड में अपने पिक्चर इमेजिन करो कि राजा ऐसे बैठा है, सामने ऐसे कालीन बिछा हुआ है और उसके आगे ऐसे बंदा है, ये अपनी बात रख रहा है और राजा बेसिकली इसको क्या है, डांट मार रहा है, इसको सजा सुना रहा है। इमेजिन करो अपने दिमाग में, जैसे है ना, जैसे पुराने जमाने में राजा बैठा है, सामने ऐसे कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर एक बंदा है, उस पर सजा सुनाई जा रही है, उस टाइप से। टू बी समन्ड, जब किसी को बुलाया जाए, समन मतलब होता बुलाना, समन मतलब होता बुलाना, जब किसी को बुलाया जाए, जब किसी को बुलाया जाए एक एम्प्लॉय के रूम में, अपने बॉस के रूम में डांट मारने के लिए। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, लेकिन ईडीएम का मतलब तो वही निकला, है ना। कारपेट पर होना, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा बुलाते थे, उस कारपेट पे खड़ा करके आपको सजा सुनाते थे, तो टू बी ऑन द कारपेट का मतलब होता बुलाया जाना किसी बॉस के द्वारा डांट मारने के लिए। When my team lost the big client, the boss called me on the carpet. जब मेरी टीम ने उस बड़े क्लाइंट को खो दिया, मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, आपको कोई क्लाइंट मिलना था, वो क्लाइंट आपसे लूज हो गया, आपकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, तो बॉस ने मुझे बुलाया कारपेट पे, मतलब बॉस ने मुझे बुलाया डांट मारने के लिए। आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस दोज इश्यूज, बट डोंट वरी, दे विल बी ऑन द कारपेट नेक्स्ट टाइम वी मीट। मेरे पास अभी उन मुद्दों को डील करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो कारपेट पे होंगे, इसका मतलब डिस्कशन का मुद्दा होंगे। जो पुराना ईडीएम का इसका मतलब बताया ना मैंने, इफ समथिंग इज ऑन द कारपेट दैट मींस वो भी डिस्कशन का विषय है। क्लियर हुआ। इसमें देखिए जरा, टू बी ऑन द लास्ट लेग्स, टू बी ऑन द लास्ट लेग्स मतलब जैसे होता ना टांगों की भैया आखिरी स्टेज आ गई है, टांगों की भैया आखिरी स्टेज आ गई है। लास्ट लेग्स मतलब टांगों की लास्ट स्टेज आ गई है, इसका मतलब है कि लगभग कोलैप्स होने वाला, बिल्कुल गिरने वाले हो गए, इतने ज्यादा थक गए हो, इतने ज्यादा टायर्ड हो गए हो कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गए हो। इस ईडीएम का ओरिजिन आप समझ ही रहे होगे। अगर कोई बंदा भाग रहा है बहुत ज्यादा और वो लास्ट लेग्स पर आ गया, मतलब किसी चीज के अंतिम चरण पर आ जाना, टांगों का लास्ट पर आ जाना, मतलब किसी चीज के लेग्स का। देखो एक तो क्योंकि चीज तुमने समझी है, जैसे हम ईडीएम बनाते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, तो सही में ऊंट के मुंह में ऐसे पकड़ के जीरा थोड़ी डालते हैं, एक होता है उसका लिटरल मीनिंग और एक होता है उसका फिगरेटिव मीनिंग। अब यहाँ पे लेग्स का मतलब वैसे ओरिजिन वहां से है, लेकिन लेग्स का मतलब यहाँ पैर नहीं है, लेग्स का मतलब यहाँ पे चरण, किसी चीज के पार्ट, लास्ट पार्ट पर होना यानी एंडिंग पार्ट पर होना, अभी खत्म ही होने वाला होना। हरी बात समझ। आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 5 years नाउ, मेरे पास ये लैपटॉप है पिछले 5 साल से, ये अपने लास्ट लेग्स पे चल रहा है भैया, अपने लास्ट चरण पे चल रहा है, अब कभी भी जवाब दे सकता है। आई वाज ऑन माई लास्ट लेग्स, मुझे पता था कि मैं मेरे लास्ट लेग्स पे हूँ, इसलिए इसलिए आई वॉज वेरी रिलीड टू सी मैराथन फिनिश लाइन इन द डिस्टेंस। मैं जब भाग रहा था तो मुझे लगा था भैया लास्ट लेग्स आ चुकी हैं, अब टांगों का जवाब देने का समय आ गया, बाय चांस मुझे मैराथन की फिनिश लाइन देगी, हाँ ठीक है चलो फिर तो पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट भाई, टू ब्रिंग अंडर द हैमर, टू ब्रिंग अंडर द हैमर। अब आपने देखा होगा, बोली लगते हुए देखा है, 501 601 है ना, ऐसे बोल रहे 500 600, फिर वो लास्ट जो कोई और नहीं बढ़ाता, फाइनल अमाउंट मान लो 1000 रुपए का लग गया, 1001 1002, तीसरी बार जब 1000 बोल दिया तो बिक जाता है। तो इसको बोलते हैं हैमर के अंडर में जाना। जैसे ऑक्शन में बोली लगाने के लिए जैसे हैमर के अंडर में जाता है, इफ समथिंग गोज अंडर हैमर, इफ समथिंग इज ब्रिंग अंडर हैमर, तो बेसिकली उसकी बोली लगाई जा रही होती है, उसको ऑक्शन करके बेचा जा रहा होता है। प्राइवेट कलेक्शन जो होती है, अब प्राइवेट कलेक्शन ऑफ हर अर्ली पेंटिंग्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अंडर हैमर नेक्स्ट ईयर। वो जो उसका प्राइवेट कलेक्शन था ना, वो उसकी पुरानी पेंटिंग्स का, वो एक्सपेक्टेड है कि भैया हैमर के अंडर में जाएगा, मतलब उसकी ऑक्शन करी जाएगी, नीलामी करी जाएगी। अब जैसे माल्या की प्रॉपर्टी में नीलामी हुई है ना, माल्या जी की प्रॉपर्टी की नीलामी हुई है, वही चीज, माल्या की प्रॉपर्टी वेंट अंडर ऑक्शन या वेंट अंडर द हैमर, सॉरी। बैंकर्स फैमिली एस्टेट हैड टू गो अंडर हैमर टू कवर सम ऑफ हिज माउंटिंग डेट। वो जो बैंकर की फैमिली एस्टेट थी ना, उसको अंडर द हैमर जाना पड़ेगा, मतलब उसकी ऑक्शन करी जाएगी, क्योंकि वो जो बढ़ती हुई उसके ऊपर उधारी है उसको बराबर करने के लिए। टू सेल अंडर फॉल्स कलर्स, तो आपने देखा होगा ये जो जहाज होते हैं ना, ये जो जहाज होते हैं इन पे झंडे लगाए जाते हैं या कोई सिंबल बनाए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। गुड़िया जी कह रही है हैमर क्या होता है,
हैमर होता है बच्चे हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर होता है पेचकस, नेल माने होती है कील, प्लायर माने होता है प्लास। चलो जी, टू सेल अंडर फॉल्स कलर्स, आपने देखा होगा कश्तियां जो होती हैं उनके ऊपर एक झंडा लगाया जाता है, ठीक है। कश्तियां जो होती हैं उनके ऊपर एक झंडा लगाया जाता है, कोई अपने देश का झंडा लगा लेता है, कोई धर्म का झंडा लगा लेता है, कोई जैसे मान लो मेडिकल शिप है, इसके अंदर मेडिकल सामान जा रहा है तो वो वाला लगा लेता है। तो सेल का मतलब होता है जैसे जैसे गाड़ी चलती है, शिप सेल करती है, पानी पर अगर कोई चीज चलती है तो उसके लिए वर्ब यूज करी जाती है सेल। रोहित बच्चे अन अकेडमी प्लस की क्लासेज जो होती है वो इसी मैनर में होती है। अन अकेडमी प्लस पे किसी और को बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखा? वो फीचर नहीं है बच्चे, समझो इस बात को। पहली बार आए वो लग रहा तुम। जैसे जैसे ट्रेन है या कोई गाड़ी है वो रन करती है ना, चलती है, तो पानी के ऊपर चलने के लिए अगर कोई जहाज वगैरह अगर पानी के ऊपर चलता है तो उसके लिए वर्ब यूज करी जाती है सेल। जब जब एक जहाज वगैरह सेल कर रहा फॉल्स कलर्स में, मतलब झूठे कलर में, यानी उसने झूठा टैग लगा रखा अपने ऊपर। मान लो जैसे इसके अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और ये सिंबल किस चीज का होता है भाई? ये वाला सिंबल किस चीज का होता है? ये तो मेडिसिन का सिंबल है, दवाइयों का सिंबल है, और इसके अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ भी आपने देखा होगा, अपने कुछ भी वो बोर्ड पे कलर कर लेते हैं ताकि दूसरे वालों को समझ नहीं आए कि भैया यहाँ पे स्मगलिंग का काम चल रहा है। तो सेल मतलब पानी पे चलना, अंडर फॉल्स कलर्स मतलब गलत गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ, गलत कलर का झंडा लगा लिया आपने ऊपर, गलत कलर कर लिया शिप के ऊपर। टू प्रिटेंड टू बी व्हाट इज नॉट, कुछ ऐसा प्रिटेंड करना, कुछ ऐसा प्रिटेंड करना जो आप हो नहीं, कुछ ऐसा प्रिटेंड करना जो आप हो नहीं। ट्राई टू डिसीव, किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना। चतुर्भुज जी कह रहे हैं ईडीएम का मीनिंग हिंदी में याद करना है कि इंग्लिश में? I don't want to be accused of selling under false colors, so let me say I am being paid to give review of this product today. देखना जरा, अक्सर आपने देखा होगा YouTube वगैरह पे ना, ऐसे वो व्लॉग वाले आते हैं और फिर क्या कहते हैं, आज स्किन बड़ी ड्राई लग रही है तो मैं यूज करूंगा आज मामा अर्थ का उपटन क्रीम, हाँ कि ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए झूठा होने का, मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई फॉल्स कलर्स में सेल करने का, मतलब कोई प्रिटेंड करने का कोई इल्जाम लगाए। तो मैं पहले ही बता देता हूं भैया, मुझे आज इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के पैसे मिलेंगे, ठीक है। रजत थॉट दैट he could just put on fancy clothes and rub elbows with upper crust family, Rahul's family socialize with, but everyone at the party knew he was selling false colors। इतने लंबे की जरूरत नहीं है। बेसिकली कोई ऐसा बंदा जो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा हो, वो है नहीं, जैसे तुम प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो। इसके लिए तो सिंपल सा एग्जांपल है, शादियों में जाते हो, अरे फर्जी शादियों में जाते हो ना, कोट पहन के, वही कॉलेज वाला कोट पहन के, बैच उसका हटा के वहां जा जाके कहते हो अरे टिक्की ढंग से सेक ले, चाचा के लड़के की शादी है। तो क्या कर रहे हो? तो यू आर सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स, है ना। यू आर सेलिंग, हमारे कॉलेज में थे कई दोस्त, दूल्हे के दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अरे वो समझ रहा, वो वाला किधर है इंतजाम, सालियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो दे आर सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स, वो प्रिटेंड कर रहे थे जो वो है नहीं। गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल, अभी इस ईडीएम का मतलब समझिए, गेम इज नॉट वर्थ कैंडल, ईडीएम का मतलब समझिए। कोई गेम है, कुछ आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, अगर वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मान लो लूडो खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, उसमें बड़ा इंटरेस्ट बन गया, खेलते खेलते अंधेरा हो गया, तो आप क्या करोगे? जल्दी मोमबत्ती जलाओ, भाई गेम बड़ी क्रूशियल स्टेज पे आई हुई है, ठीक। और अगर मान लो कोई गेम बोरिंग है, अंधेरा हो गया, दिखना बंद हो गया, छोड़ना है यार। तो अगर कोई गेम की वर्थ मोमबत्ती जितनी नहीं है, मतलब मोमबत्ती जलाने लायक ये गेम नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज बड़ी बोरिंग है। अब इसको आप लाइट से भी कंपैरिजन कर सकते हो। अब मान लो जैसे कोई आप मैच देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई मतलब ऐसी चीज है जो देख रहे हो और लाइट चली गई अचानक से। एक तो आप मान लो लूडो, आप ही मोमबत्ती आज को कौन जलाता, मान लो लैंप ही जलाना है, कुछ भी जलाना, आप कोई लूडो वूडो गेम खेल रहे थे, इंटरेस्ट बनेगा तो जल्दी जल्दी फोन की टॉर्च जला भाई, ऐसे। और अगर नहीं है यार, छोड़ना यार, चल बढ़िया हुआ लाइट चली गई। तो कोई ऐसी चीज, एडवांटेज और एंजॉयमेंट टू बी गेन्ड इज नॉट वर्थ द टाइम स्पेंड इन इट, कि किसी चीज से अगर उतनी आउटपुट नहीं मिल रही जितना उसमें टाइम लगेगा, तो वो जो काम करना है, वो जो चीज है, वो उतने एफर्ट्स के वर्थ नहीं है। द कार इज सो ओल्ड दैट रिप्लेसिंग द इंजन इज नॉट वर्थ द कैंडल, ये गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है कि भैया इंजन बदलवाना इज नॉट वर्थ इट, मतलब जो इसका इंजन बदलवा के भी जो रिजल्ट आएगा उससे दिक्कत ही होगी। एक चीज मैं बता देता हूं बच्चे, मेरा ना कोई फेसबुक ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो, ऐसा मेरा कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। बाकी ऐसे ग्रुप हैं जिसमें मैं फ्री क्लासेस के लिंक शेयर करता हूं, बस। मेरे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ एक टाइप की चीज चलती है, फ्री क्लासेस के लिंक शेयर होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाता जिसके अंदर आप लोग ये सब काम कर पाए।
एक बच्चा क्वेश्चन पोस्ट करेगा, 70 लोग उसका आंसर देंगे। सारा दिन वो टिंग 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 ही देखता रहेगा, जितना उसको आता है वो भी भूल जाएगा। फिर उसके अंदर कोई लड़की पोस्ट कर दे, देविका आप कहाँ से हो, सोनाली आप किस चीज की तैयारी कर रही हो, रजनी आपका एडमिट कार्ड आ गया क्या, आपका क्वांट अगर वीक हो ना तो मुझे, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मुझे ना पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस टाइप के ड्रामे अमन वशिष्ठ एंटरटेन नहीं करता। जिसको इस टाइप के ड्रामे करने हो, आप जहां ऐसे आपको मौके मिले वहां जाएं, 2-3 साल घूमे, माँ बाप के पैसे खराब करें, अकल लग जाए तो वापस सिंसियर ढंग से पढ़ना शुरू कर देना। इस पे आइए। होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग होता है झरना। स्प्रिंग होता है झरना। होप मतलब उम्मीद, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाला, ह्यूमन ब्रेस्ट मतलब ह्यूमन की छाती। अभी सीडीएम का मतलब निकालो अपने आप, क्या मीनिंग है इसका? मतलब उम्मीद का कभी ना खत्म होने वाला झरना बहता रहे जब किसी इंसान की छाती में। उम्मीदों का कभी ना खत्म होने वाला झरना बहता रहे अगर किसी ह्यूमन की छाती में, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी हिम्मत ना हारना। अब सोचो ये बंदा था, एक एक्सीडेंट में इसकी दोनों टांगे चली गई। अब एक तो भैया बस ठीक है, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कर ले सुसाइड, नशे की लत लगा ले, सारा दिन दारू पी रहा है, गोलियां खा खा के बस ऐसे कर रहा है। और एक नहीं यार, करेंगे लाइफ में कुछ। एक ऐसा पर्सन जो कभी उम्मीद नहीं खोता। वी डोंट नो हाउ हिज बिजनेस वेंचर विल वर्क आउट बट होप स्प्रिंग्स एटर्नल लाइट। हमें नहीं पता है बिजनेस वेंचर काम कैसे करेगा, लेकिन दिल में हमेशा पॉजिटिव उम्मीद है। नेक्स्ट भाई, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। बेवकूफ लोग अक्सर वहां भागने की जल्दी मचाते हैं जहां समझदार लोग जाने से डरते हैं। बेवकूफ लोग अक्सर, ऐसा रश का मतलब होता है जल्दी मचाना, फूल माने बेवकूफ, एंजल मतलब देवता होता है, वैसे यहाँ पे समझदार लोग कहना चाह रहे हो। ट्रेड का मतलब होता है कहीं चलना या दौड़ना। बेवकूफ लोग वहां जाने का जल्दी मचाते हैं। बेवकूफ लोग वहां जाने की जल्दी मचाते हैं जहां समझदार लोग जो होते हैं वो जाने से डरते हैं। फूलिश लोग जो होते हैं, बेवकूफ लोग जो होते हैं, अक्सर केयरलेस होते हैं। वो अटेम्प्टिंग फीट्स दैट आर वाई दैट वो ऐसी चीजों को करने की कोशिश करते हैं जिनको समझदार लोग अवॉइड करते हैं। अब इनको जानते हो आप? ये इनको जानते हो क्या? ये है दीपक कलाल। आपने नाम सुना ही होगा, ठीक? तो दीपक कलाल पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, है ना, कि कोई समझदार लोग तो करे नहीं। कोई ऐसी हरकतें करना, अक्सर आपने देखा होगा वो जो बाइक जब जुप 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 ऐसे करके चलाने वाले जो होते हैं, वो क्या है? बेवकूफ लोग अक्सर ऐसी चीजों की तरफ जाने में बड़ी जल्दी मचाते हैं जहां समझदार लोग जो है वो जाने से डरते हैं। नेचुरली he sent us that angry email before learning all the facts. Fools rush in after all. स्वाभाविक है, उसने हमें ये गुस्से वाला मेल भेज दिया बिना पूरे फैक्ट चेक करे। बिना पूरे फैक्ट चेक करे उसने ये गुस्से वाला मेल भेज दिया। हाँ वही बात है, बेवकूफ लोग अक्सर जल्दी मचाते हैं। नेक्स्ट बात, he who pays the piper calls the tune. He who pays the piper calls the tune. One has to act the wishes according to one's master. आपको अपने मालिक के कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। जो आपको पैसे दे रहा है वही डिसाइड करेगा कि तुम क्या बोलोगे क्या नहीं। हाँ कि ना? अब जरा समझना, यहाँ पे ये अंकल जी भैया पाइपर, अभी सीडीएम का मतलब, अरे तुम समझ रहे हो ना ये फोटो में को क्या क्या जोड़ रखा है, ये समझ में आ रहा तुम्हें बात? क्या है ये? अब ईडीएम का ओरिजिन याद कराया जा रहा तुम्हें। इस ईडीएम को याद करने के लिए मैं आपको इसके ओरिजिन से रिलेट कर रहा हूँ। पाइपर कौन होते हैं? पाइपर होते हैं ये 100 पाइपर, सुना होगा 100 पाइपर्स, फोटो देखिए उसके ऊपर। हाँ ये वही वाले, ये पाइपर्स हैं। ये पाइपर बोलते हैं इनको जो ये पीकनी सी बजाते हैं। तो जो पाइपर को पैसे देगा वही ट्यून डिसाइड करेगा, जो पाइपर को पैसे देगा वही ट्यून डिसाइड करेगा। अब आपने देखा होगा अक्सर शादियों में ढोल वाला है, ठीक है? अब मान लो ढोल वाला बजा रहा है, अब दूसरे आदमी ने 100 का नोट ऐसे निकाल के ऐसे दांत के नीचे ऐसे लगा लेते हैं ना, फिर जैसे वो चाहेगा ढोल वाला वैसे ही बजाएगा। तो जो आपको पैसे पे करता है उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, ठीक? यानी जो आपका ऑनर होता है वही, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अब ये अंकल जी कुछ भी ट्यून बजा रहे थे, अब ये मैडम कह रही है कि वो वाला गाना बजेगा, दिनशा गनादा, या उसके हिसाब से बजाओ। अंकल अंग्रेज है, इसको बेचारे को आती नहीं वो वाली ट्यून, फिर भी बजानी पड़ेगी जैसे तैसे। क्यों? क्योंकि पैसे तो भैया यहीं से आने हैं। समझ रहे हो? चलो इस पे आ जाओ। At the end of the day, though their company is paying for the study, and he who pays the piper calls the tune. भैया एंड ऑफ द डे देखा जाए तो उसकी कंपनी जो है वही उसकी स्टडी के लिए पे कर रही है, और जो पे करता है भैया वही डिसाइड करता है कि क्या स्टडी होगा और क्या नहीं होगा। When Mrs. Gupta told the artist what she wanted her portrait to look like, the artist cringed to think that
anyone could have how think that anyone could have such a bad taste, still he who pays the piper calls the tune. मान लो ये मिसेस गुप्ता जो है कह रही है मुझे फोटो ऐसी चाहिए, आर्टिस्ट सोच रहा है यार इतना गंदा टेस्ट किसका हो सकता है, पर ये वो बात बोल नहीं सकता ना। चलो ठीक है भैया, जो पैसे देता है फिर उसी के हिसाब से नाचना पड़ता है। इस पर यू कैन नॉट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ सोज ईयर। अब इस ईडियम को अगर वैसे देखा जाए तो कहीं से कुछ रिलेशन नहीं, कहीं से कुछ रिलेशन नहीं है, याद ही नहीं होगा। हाँ, इसका ओरिजिन बता देते हैं, अभी याद हो जाएगा 2 मिनट में। तुम एक सिल्क का पर्स नहीं बना सकते, एक सिल्क का पर्स नहीं बना सकते, मतलब कोई अच्छी चीज नहीं बना सकते। किससे? एक सूअर के कानों से। समझने की कोशिश करना, अगर आपको कोई चीज बनानी है तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल होगा। अगर कोई चीज बनानी है तो उसके लिए कोई रिक्वायर्ड मटेरियल होगा। अगर मान लो ये सूअर के कानों के पास ये बाल है, कोई बंदा कह रहा है कि मैं ये वाले बाल लेके उससे सिल्क का पर्स बना दूंगा, रेशम का पर्स बना दूंगा, तो ये बात असंभव है, हाँ कि ना? ये बात असंभव है, हाँ कि ना? तो अगर कोई बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है इसके लिए उसके पास रिक्वायर्ड मटेरियल ही नहीं है, तो फिर उसको क्या कहोगे? भैया तुम सिल्क का पर्स नहीं बना सकते सूअर के कानों से, ठीक। और अगर मान लो कोई ऐसा कर दे, मतलब उसके पास रिक्वायर्ड मटेरियल, अक्सर आपने देखा होगा हीरो वगैरह को ऐसे, मतलब उसके पास कुछ नहीं था, कबाड़ वबाड़ में से उसने बाइक बना दी, प्लेन बना दिया, अक्सर फिल्मों में देखा होगा। सो का मतलब बच्चे पिग, तो फिर उसने क्या कर दिया? ही मेड अ सिल्क पर्स आउट ऑफ सोज ईयर। कहने का मतलब रिक्वायर्ड सामान ना होने के बावजूद उसने कोई बहुत बढ़िया चीज बना दी। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद द टैकी फैब्रिक? यू कांट मेक सिल्क पर्स आउट ऑफ सोज ईयर। तुम चाहते क्या हो मुझसे क्या करवाना चाहते हो इस गंदे से फैब्रिक को देके? इससे सिल्क पर्स नहीं बनने वाला, सिल्क पर्स नहीं बनता सुअर के कान के बालों से। ये सेंटेंस का मतलब है। इस पे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश। एक पक्षी जो आपने पकड़ रखा, जो आपके हाथ में है, झाड़ियों में 2 से अच्छा है। अब इसने मान लो एक पक्षी जो है वो कैच कर लिया, एक पक्षी जो है इसने कैच कर लिया। अब इसको पता है ये बंदूक ऐसी है जिसके लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। इस बंदूक को चलाने के लिए, इसमें गोली लोड करने के लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये इस बंदूक को चलाएगा तो इसको, इस पक्षी को नीचे रखना पड़ेगा, हाँ कि ना? इसको 2 पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं, इसको क्या करना चाहिए? इसको छोड़ के इन 2 पे निशाना लगाना चाहिए कि भैया ये ज्यादा बढ़िया है। तुम बताओ, तुम इसकी सिचुएशन में होते तो क्या करते? अरे यार बात समझ में, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना सर, इसको जेब में रख लूंगा, ठीक है? दिमाग मत लगाना सर, एक को मैं जेब में रख लूंगा, मुझे पता तुम में से 2-3 तेज बनेंगे। तो ये कहना चाह रहा है बच्चे, जो अभी चीज आपके हाथ में हो उसको पकड़ के रखिए, बजाय कि और आगे चीजों के भागने की बजाय। राइट यूज ऑफ द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। अभी प्रेजेंट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको सही यूज करना चाहिए, बजाय कि फ्यूचर के सपने लेने की बजाय कि आगे ऐसा हो जाएगा, अभी इसको जाने देता हूं टाइप्स। आई थिंक आई विल कीप माई मॉडेस्ट विनिंग रादर देन वेंगरिंग देम ऑन द नेक्स्ट हॉर्स रेस। मुझे लगता है कि ये जो मेरी मॉडेस्टी विन है ना, मैं तो भैया इसी को मेंटेन करके रखूंगा, बजाय कि अगलियों के पीछे परेशान होने के। आई मेट गेट अ बेटर ऑफर बट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। हो सकता है मुझे आगे चल के और ऑफर बढ़िया और किसी कंपनी से ऑफर मिल जाए। मान लो अभी आपकी बीटेक पूरी हुई, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया 8-10 लाख का तो पैकेज लगना चाहिए। अभी फिलहाल एक कंपनी है जो आपको 7 लाख का पैकेज दे रही है। अब आप उस ऑफर को छोड़ोगे 10 लाख का वेट करने के लिए कि हो सकता है कोई 10 लाख का दे दे के उसको ले लोगे? तो अभी फिलहाल जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अपना लेना चाहिए, बजाय कि आगे की वेट करने के। ये इसका मतलब। वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। कोई ऐसी चीज जो एक इंसान के लिए अच्छी हो दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकती है। कोई ऐसी चीज जो एक इंसान के लिए अच्छी हो दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकती है। कोई ऐसी चीज, मान लो कोई भी चीज हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई ऐसी खाने की चीज हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो किसी के, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया भैया, ये तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, सामने वाले के लिए वो चीज खराब हो सकती है। तो एक आदमी की मीट मतलब उसके खाने की चीज दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकती है। व्हाट इज गुड फॉर वन मे बी हार्मफुल फॉर अनदर पर्सन। अब ये पीनट्स हैं, सारी दुनिया खाती है, पीनट एलर्जी सुना होगा आपने, पीनट बटर वगैरह खाने से पूरे मुंह ऐसा सूज जाता है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, सुने होंगे आपने, है ना? I'm amazed that Kamal enjoys playing cards so much. Still, one's meat is another man's poison. अब उसको ताश खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब किसी के लिए नॉर्मल ताश खेलना उसको लत नहीं लगती, उसके लिए ठीक है। दूसरा आदमी ताश खेलने लगे, पता चले पक्का जुआरी बन गया। कुछ लोग होते हैं ओकेजनली ड्रिंक कर लेते हैं, चल जाता है। कुछ लोगों को 4 दिन लगातार पिला दो, उनको लत लग जाएगी। तो एक आदमी का किसी का एंजॉयमेंट दूसरे लोगों के लिए पॉइजन हो सकता है। आई वुडंट वांट टू लिव इन दिल्ली बट शी लव्स इट। मुझे तो पसंद नहीं है भैया दिल्ली रहना, लेकिन उनको पसंद है। हाँ भैया, एक आदमी का मीट दूसरे आदमी के लिए पॉइजन हो सकता है किसी के लिए जो एक चीज अच्छी हो दूसरे के लिए ना हो। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन से बाहर निकले और फायर में गिर गए। एक मुसीबत से बाहर निकले नहीं कि दूसरी में गिरे।
एक मुसीबत से बाहर निकले नहीं कि दूसरी में गिरे। अगर मान लो तुम्हें फ्राइंग पैन में चढ़ा रखा है, तुम्हें क्या मतलब किसी चीज को फ्राइंग पैन में चढ़ा रखा है, मान लो जैसे लोग जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, आपने कोई चीज को फ्राइंग पैन पे रख दिया, ठीक, वो क्या सोचेगा, बस कैसे ना कैसे भगवान बस इससे बाहर निकाल दे, भगवान करे बस कैसे ना कैसे इससे बाहर निकाल दे। बाय चांस वो बंदा ऐसे उछाल रहा, जैसे ऑमलेट उछालते ना, उछालने लगा, तो उसने सोचा वाह बस भगवान ने मेरी सुन ली, और जाके वो गिरा आग में। तो क्या हुआ, एक मुसीबत से क्या बाहर आए और दूसरी मुसीबत में पड़ गए। एक सिचुएशन क्या खत्म हुई, मान लो आप क्या सोच रहे हो, कोई आपके पास सर्कमस्टांसेस है कि भैया बस एक काम करे भगवान, इस चीज को कम कर दे। मान लो मैं सोचूं मेरा वजन कम हो जाए, मान लो मेरा वजन कम हो जाए, मैं सोचूं हे भगवान बस मेरा वजन कम कर दे, और ऐसी बीमारी होगी वजन घटने लग गया, 40 किलो से नीचे चला गया, तो एक वो मोटापे वाली बीमारी से सुलझे और इधर ऐसी बीमारी पड़ गई, ऐसे। तो एक मुसीबत से निकलना और दूसरी में फंस जाना। दोज पुअर रेफ्यूजीज एस्केप्ड द फेमिन बट एंडेड अप इन द वॉर जोन। वो जो गरीब रेफ्यूजी थे, वो जो पड़ जाता ना क्या, ड्राउट, खाने की कमी, सूखा पड़ने, सूखे से बचे और भैया वॉर हो गया उस कंट्री में। तो ये हुआ एक मुसीबत से क्या निकले, दूसरी में पड़ गए। आई थॉट माई ओल्ड जॉब वॉज स्ट्रेसफुल। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पुरानी जॉब स्ट्रेसफुल है, लेकिन मेरी नई जॉब जो है ना वो तो 10 गुना बुरी है। आप एक जॉब से आप सोचते थे भगवान इस नौकरी छुटकारा कौन बना, बस इस नौकरी छुटकारा मिल जाए, और अगली बार उससे बेकार निकली। इस पे आइए, द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स द कैमल्स बैक। देखना, इस ईडियम का ओरिजिन समझिएगा। ये कैमल है, इसके ऊपर तुम घास लाद रहे हो, तुमने लादा, रखा और रखा और रखा और रखा और रखा, अब एक छोटा सा तिनका भी फाइनल कोलैप्स का रीजन बन सकता है। ये कहना चाह रहा है भी कई बार हम चीजों की ना टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बंदे को तंग कर रहे हो, आप एक आदमी के ऊपर लोड डाल रहे हो, मैंने कहा एक काम कर भैया, ये एक क्लास की पीडीएफ बना दे। मान लो मेरा कंटेंट राइटर है, मान लीजिए मेरा कंटेंट राइटर है, मैंने कहा इस क्लास की पीडीएफ बना देना भाई, कि ठीक है सर। एक काम करना यार, ये रात वाली की भी तू ही बना देना, ठीक है सर। एक काम करना, यूट्यूब वाली की भी तू ही बना देना, ठीक है सर। एक काम कर, यूट्यूब का थंबनेल भी तू ही बना दे। वो काम करने के चक्कर में इतना बीमार हुआ कि अगले दिन की तीनों ही क्लास नहीं बना पाया। समझ आ रही बात? कहने का मतलब, जब आप किसी पर्सन पर लोड डालते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतना कर रहा तो थोड़ा सा और से क्या हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो जो छोटी सी भी एडिशन है ना, वही पूरी चीज के बर्बाद होने का कारण बन जाए। ठीक, आइए जरा। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट वीक, बड़ा यार मुश्किलों भरा वीक रहा। तो जब करा, सो व्हेन द कार ब्रोक डाउन इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक्स द कैमल्स बैक। पूरा हफ्ता ही खराब जा रहा था यार, पूरा हफ्ता ही खराब जा रहा था मेरा। और जब भैया गाड़ी खराब हुई ना, बस ऐसे लगा बस ये अब नहीं आगे कुछ हो सकता लाइफ में। तो वो जो गाड़ी का खराब होना था, उससे मैंने क्या है बस लास्ट अपना सोच लिया। स्ट्रॉ होता है बच्चे फूस का, ये तिनका, स्ट्रॉ मतलब तिनका। अब कैमल के ऊपर लोड दिए जा रहे हो, फिर ये सोच रहा है लास्ट ही तो तिनका रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, और इसके डलते ही बस कैमल ने जवाब दे दिया। देन केम रिसेशन, revenues dropped but the last straw to break the camel was the war। पहले रिसेशन आया भैया, फिर रेवेन्यू भी आ गई, रेवेन्यू भी ड्रॉप हो गई, लेकिन जो लास्ट चीज थी जिसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया सब कुछ, वो था वॉर। इस पर डिस्टेंट लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द ओल्ड। एक तुमने सुना, दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने, ये सुना है? किसी चीज को दूर से देखते हो तो पुरानी चीज भी सुंदर लगने लगती है। किसी चीज को दूर से देखते हो, डिस्टेंस की वजह से पुरानी चीज में भी एंचेंटमेंट आ जाता है, एनहेंस हो जाती है वो चीज, और अच्छी दिखने लग जाती है। आपने देखा होगा ये व्लॉगर वगैरह ड्रोन शॉट नहीं लेते, ड्रोन शॉट ऊपर से, और वाह 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 वाह, आप वहां जाके देखो, नीचे रोडों पे घूमो, ऐसी गंदी जगहें निकलती हैं वो। अगर आप देखोगे तो ऊपर ये, जैसे कहीं भी चले जाओ, मसूरी एक बार ऊपर से देखना ड्रोन से कैसा लगता है, और मसूरी के मॉल रोड पे एक बार घूम के देखना गंदगी। तो कई चीजें होती हैं जो दूर के ढोल सुहाने, दूर से तो बढ़िया लग रही, पास आके देखो जरा, है ना। अब मैडम की अगर दूर से फोटो लो तो वाह, थोड़ा पास से क्लोजअप लेके देखा तो फिर पता चला, है ना, हो जाता है अक्सर। इस बात पे केस होनी चाहिए, सही बता रहा हूं मैं। मे बी डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू बट आई रिमेंबर हिम बीइंग क्वाइट गुड। हाँ शायद भैया दूर रहने से थोड़ा सा व्यू अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि वो ठीक ही थी। बट यू हेटेड द रिकेटी ओल्ड हाउस व्हेन वी लिव्ड देयर, रिमेंबर द डिस्टेंट लैंड एन्चेंटमेंट टू द व्यू। जब हम वहां रहते थे वहां तो तुम्हें उस घर से बड़ी नफरत थी, अब आ गए हो तो तुम्हें अच्छा लगने लग गया है। मतलब दूर के ढोली सुहाने लगते हैं क्या? इस पर लुक बिफोर यू लीव, लुक मतलब ध्यान दे लेना,
ध्यान दे लेना, लीप मतलब छलांग लगाना। लुक का मतलब होता है ध्यान दे लेना, लीप मतलब छलांग लगाना, मतलब किसी चीज की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोच लेना, थोड़ा अच्छा बुरा ध्यान ले लेना, कॉशियस होना, केयरफुल होना। डोंट बी रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस होना, किसी काम को करने में जल्दी मचाना। केयरलेस और इंपल्सिव ना होना। किसी भी चीज को, मान लो आपको कोई ऑफर मिला, मान लो आपको कोई जॉब का ऑफर मिला, अरे यार इतने पैसे दे रहे भाई, सब कुछ तुम छोड़ छाड़ के और उस नौकरी की तरफ हो लिए, और पता चला कि भैया उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशन ही इतनी, एक महीना तुमसे काम कराया, पैसे दिए, तुम्हारी वो भी जाती रही। तो कोई भी चीज का डिसीजन लेने से पहले हमें संयम रख के सोच लेना चाहिए। इंपल्सिव मतलब एकदम से बिना सोचे समझे एक्शन लेना। इफ यू डिसीव योर बॉस नाउ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, ही फाइंड्स अबाउट इट, आई मीन लुक बिफोर यू लीव। अगर तुम अपने बॉस को धोखा दोगे, अगर तुम अपने बॉस को अभी धोखा दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है जब उसको पता लगेगा तब क्या होगा? तो जो भी तू कर रहा है ना, उसको करने से पहले थोड़ा सोच ले। मान लो बच्चे क्या कर रहे हो यार, बोल तो दिया रेकलेस और इंपल्सिव मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। और कितनी बार बोलूं? या तो आप अपने सबके फोन नंबर दे दो, मैं हर एक को एक एक वर्ड 20-20 बार बोल दिया करूंगा। ऐसे क्यों कर रहे हो यार, क्यों फ्लो खराब कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से एक बार में? एक बार मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये वो वाली क्लास नहीं है। अच्छा मेरा बच्चा, हाँ रेकलेस, रेकलेस बच्चे भी बताया ना मैंने। रेकलेस का मीनिंग होता है बच्चे केयरलेस होना, कॉशियस ना होना। बच्चे आपको कोई भी दिक्कत हो, आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, आई एम देयर फॉर यू ना मेरे बच्चा। ये सब नहीं होगा यहाँ पे। ध्यान से सुनना हो तो मेरी क्लास देख लिया करो, नहीं लपेट दूंगा बढ़िया से। इफ यू डिसीव योर बॉस नाउ, ये वाला तो हो ही गया। आई हैड आस्क्ड हिम टू लुक बिफोर यू लिव्ड, I had asked him to look before he lived when he was planning to buy those stocks. Look what he has got, what he has got himself into now. मैंने उसको कहा था ये स्टॉक्स खरीदने से पहले, जैसे शेयर मार्केट का काम करते हैं ना, ये स्टॉक खरीदने से पहले, ये जो स्टॉक्स खरीदने से पहले तो थोड़ा सोच ले। लेकिन देख लो क्या मुसीबत में फंस गया वो। इस पर नेवर नेवर लुक अ गिफ्टेड हॉर्स इन माउथ। अब इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा। बेसिकली इसका ओरिजिन बहुत पुराना है, इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। इसका मतलब क्या, जैसे कभी तुमने गांव में देखा कि भैंसे कैसे खरीदी जाती है, देखी तुमने? भैंस खरीदते हुए देखा तुमने किसी को? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुम्हें भैंस खरीदनी है, अगर तुम्हें भैंस खरीदनी है, तो तुम्हें क्या लगता है अभी भैंस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दूध ज्यादा देती हो, तुम्हारी तो सिंपल सी क्लैरिटी होगी है ना, दूध दूध ज्यादा देती हो। कभी तुम भैंस खरीदती देखना, सींगों के आकार से रेट चेंज होते हैं। अगर तुम थोड़ा सा गाँव वाँव जाओ तो तुम्हें समझ आएगा, जो छोटे सींग होते हैं ना, बिल्कुल छोटे, ऐसे घूमे हुए, ऐसे छोटे वाले जो सींग होंगे, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, इनसे भैंस सुंदर मानी जाती है। और अगर ऐसे आड़े बांगे ऐसे कुछ 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 अगर उसके होंगे तो फिर उसके रेट घट जाते हैं। ऐसे ही जो घोड़े होते हैं, इनकी बाकी कदकाठी वो तो सब मैटर करती है, घोड़े के दांतों को देखकर भी उसकी क्वालिटी बहुत निकाली जाती है। ठीक, तो अगर मान लो तुम्हें किसी ने कोई घोड़ा गिफ्ट में दे दिया और तुम उसके दांत वहां चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? फ्री में मिली हुई चीज में कमियां निकालना, फ्री में मिली हुई चीज के अंदर कमियां निकालना। याद रह जाएगा। नेवर लुक अ गिफ्टेड हॉर्स इन माउथ। कभी भी गिफ्ट में मिले हुए, कभी भी गिफ्ट में मिले हुए घोड़े के दांतों में नहीं देखना चाहिए, उसके मुंह में नहीं देखना चाहिए, मतलब उसके दांतों को नहीं चेक करना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में मिले तो उसमें मीन में एक नुक्स नहीं निकालना चाहिए। देयर कैन बी नो चॉइस अबाउट थिंग्स गिवन इन चैरिटी। जो आपको चैरिटी में गिफ्ट में मिली हो चीज, उनमें मीन में एक नहीं निकालना चाहिए। होता ही है ना। कई बार आप जैसे कपड़े वपड़े डोनेट करने जाओगे, कुछ डोनेट करने जाओगे ना, तो देखना उनके नखरे, ये क्या देती है, तो वो नहीं करना चाहिए। I know Shalini isn't your favorite person, but she gave you that beautiful sweater as a present, and you should never look a gift horse in mouth. मुझे पता है शालिनी तुम्हें कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें जो सुंदर सा स्वेटर दिया प्रेजेंट के रूप में, उसमें कमी तो मत निकालो यार। I noticed the guitar wasn't made of real wood, but I didn't say anything because you should not look a gift horse in mouth. मुझे पता है वो जो गिटार है वो असली लकड़ी का नहीं बना हुआ था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भैया गिफ्ट में मिली हुई चीज में कमी नहीं निकालनी चाहिए, गिफ्ट हॉर्स को कभी माउथ में नहीं देखना चाहिए। इस पर बेगर्स कांट बी द चूजर्स। जब आपके पास ऑप्शंस ना हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। जब आपके पास कोई ऑप्शंस ना हो तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। जैसे आप लोगों के साथ हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ, बीटेक करने के बाद कंपनी तो कोई नौकरी देने आई नहीं, है ना, और तुम अपने बना रहे हो ख्याल, अरे यार कॉलेज में थे तो इतना तो पैकेज लग ही जाएगा, इतना तो कमा ही लेंगे।
अब कुछ हुआ नहीं तो फिर क्या करना पड़ता तुम्हें, फिर बस सरकारी की तैयारी, और क्या इलाज है ना। तो बैगर्स कांट बी द चूजर्स, आपके पास जब ऑप्शन नहीं होते तो फिर आप चूजर्स नहीं हो सकते, आप उस टाइम पे भिखारी की स्टेज में हो जाते हो। अब इस फोटो को देखो जरा, ये मछली और ब्रेड बांट रहा है, ये मछली और ब्रेड इन गरीबों को बांटने आया है। इसका इनका नखरे देखो, आई कांट ईट फिश, आई एम अ वीगन, मैं तो वीगन हूं, मैं तो फिश खा ही नहीं सकता। हैज द फिश बीन टेस्टेड फॉर मर्क्यूरी, कहीं इस फिश में मर्क्यूरी तो नहीं है। इज दैट ब्रेड ग्लूटेन फ्री, ये जो ब्रेड है ये ग्लूटेन फ्री है क्या। देख रहे हो नखरे, देख रहे हो इनके, वाह। That dress wasn't exactly what I would have picked for myself, but hey, it was free and I'm broke right now. Beggars can't be the choosers. वो ड्रेस वैसी नहीं है जैसी मैं मुझे पहनना पसंद है या मैं खुद के लिए छांटता या छांटती, लेकिन हाँ ठीक है वो फ्री में मिल रही थी मुझे और अभी भैया पैसे वैसे भी है नहीं, तो beggars can't be the choosers. In this village, you are only going to get these many options for furniture. Learn to live because beggars can't learn to live it because beggars can't be the choosers. इस शहर में भैया यही ऑप्शन मिलेंगे फर्नीचर के, तो इन्हीं में काम चलाना सीखो। बैगर्स कांट बी द चूजर्स, ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए। थैंक यू देवयानी जी, आपने अप्रिशिएट किया। जब आप इन स्लाइड्स को देख रहे होंगे तो बच्चे आपको पता चल रहा होगा कि ये ईडीएम, इसके पीछे का ओरिजिन और इसके रिलेवेंट फोटो ढूंढने में एक एक ईडीएम पे कितना समय लगा है। एक एक ईडीएम की फोटो स्पेशली छांट के ढूंढी जाती है कि इसके साथ ये रिलेट होगी, इसके साथ ये रिलेट होगी। इधर देखो, ये जो तुम फोटोज अभी देख रहे हो ना, ये एक एक ईडीएम, इसके साथ ये वाली अटैच कर लेना, इसके साथ ये वाली अटैच कर लेना, इसके साथ ये अटैच कर लेना, ऐसे ही एक एक ढूंढी जाती है सिंगल। और ये काम मैं खुद करता हूँ फोटो ढूंढने वाला। कोई काम करो तो फिर शिद्दत से करो, वरना मत करो। मेरे को वो क्या पर्सनली पढ़ाना कोई ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैं क्या, फिर ऐसे पढ़ाओ फिर उसकी कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए। आओ जरा, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड या हेवन। जितना चर्च पास होता है ना उतना ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं, जितना चर्च पास होता है उतना ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल को समझिएगा जरा, इस एग्जाम्पल को समझिएगा जरा। किसी का स्कूल के पास घर था, बिल्कुल स्कूल के पास घर या ऑफिस के पास घर, कभी ऐसा कुछ रहा है? जिसका स्कूल से सबसे पास घर होता है सबसे लेट वही होता है। अरे चले जाएंगे ना यार, अरे चले जाएंगे, क्या खास बड़ी बात है। ये एटीट्यूड होता है, मतलब बिल्कुल अगर पास आपके कोई चीज होगी ना, अरे चले जाएंगे क्या दिक्कत है, उतना ही लेट हो जाते हो। अगर जिम आपके घर के ज्यादा पास होगा ना तो आपकी जिम जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी घट जाएगी। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा हो जाती है ना, उतनी उनको अवेल करने की आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ रही, हाँ ठीक है ये नहीं तो और, अरे वो कर लेंगे, अगला वाला कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है तो डेडिकेशन ही खत्म हो जाएगा। अगर बहुत कम कम अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उनको अवेल करने की डेडिकेशन भी आपके अंदर बनी रहेगी। रागिनी, इट टर्न्स आउट आर्क बिशप ही वॉज वन हु रैन एंटायर कवर अप ऑपरेशन। ये क्या हो गया, इसको काट लेना बच्चे, कुछ और ही टाइप हो गया ये कुछ और ही सेंटेंस गलती से कहीं का और कुछ टाइप हो गया, ठीक है, इसको हटा लीजिएगा। कुछ और इसके रिलेवेंट एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल से समझ लो। एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा लिख दें अपन, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट यू हैवंट अवेल्ड योरसेल्फ एनी ऑफ देम। मैंने तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी लेकिन तुमने एक का भी फायदा नहीं उठाया। इट इज राइट टू से इन योर केस नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम द गॉड और हेवन। ये तेरे केस में कहना सही है कि जितना चर्च पास होता है ना उतना ही बाद में भगवान से दूर हो जाता है। नेक्स्ट पाइए। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। मुर्गे कहाँ रहते हैं गांव वाँव में, कभी देखा तुमने? मुर्गे कहाँ रहते हैं गांव वाँव में, देखा तुमने कभी? हमारे तो हरियाणा में उसको कहते हैं कुरडी, जहां गोबर का ढेर होता है, गोबर का ढेर होता है हमारे हरियाणा में उसको कहते हैं कुरडी। तुम्हारे भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, गोबर के गांव में ऐसे ढेर होते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे डंग का मतलब है गोबर और हिल का मतलब है पहाड़ी, तो इसका मतलब है कुरडी। हमारे तो गांव में ये मुर्गे वगैरह जो हैं ऐसी कुरडियों पे ही घूमते हुए फिरते नजर आते हैं। तो मुर्गा जो है अपनी खुद की डंग हिल पे सबसे बढ़िया लड़ता है। मुर्गा अपनी खुद की डंग हिल पे, अपने खुद की डंग हिल पे सबसे बढ़िया लड़ता है। यानी अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। वन इज ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट इन वन्स ओन प्लेस। एक पर्सन अक्सर ब्रेव होता है, कॉन्फिडेंट होता है अपने खुद के प्लेस पे। अब देखो ये बाज है, बाज, ईगल, और मुर्गे ने दबोच दिया इसको। क्यों? अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। डोंट जज एनीवन ऑन देयर अपीयरेंसेस, एवरी कॉक फाइट्स द बुल ऑन हिज। किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। हर मुर्गा अपने खुद के डंग हिल पे सबसे बढ़िया लड़ता है। इंडियन टीम के लिए कह सकते हो, सही कह रहे हो। कोई भी चीज जैसे
अपने घर घर में खिला लो, इंडिया में खिला लो, रगड़ देंगे हर टीम को, बाहर ले जाओ फिर टाटा फिश। इस पे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका पहले ओरिजिन समझना, फिर इस फोटो का बताता हूं क्या मतलब है। इसका मतलब है एक लुढ़कता हुआ पत्थर, रोलिंग स्टोन। मान लो एक पत्थर है, वो कभी हवा से, आंधी से कभी इधर लुढ़क गया, फिर थोड़ा सा और इधर लुढ़क गया। तो कोई भी चीज अगर स्टेबल नहीं है तो उस पर कभी काई जमेगी। आपने देखा होगा किसी भी चीज को जंगल वंगल में ऐसे छोड़ दो तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, काई जम जाती है। अगर ये पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, मतलब स्टेबल नहीं है, तो इस पर काई नहीं जम पाएगी। इसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इस पर कभी जीवन नहीं पनप पाएगा। ठीक है, इसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, इसका कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अब इस ये तो हुआ इसका लिटरल मीनिंग, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे कैसा। अब इडियम्स के तो फिगरेटिव मीनिंग होते हैं ना। इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, एक ऐसा पर्सन जो टिक कर एक काम नहीं करता, जो स्टेबल तरीके से काम नहीं करता, उसको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलती। अब ये मैडम डॉक्टर ना बन जाओ, होटल इंडस्ट्री में चली जाती हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, अच्छा मॉडलिंग क्यों ना कर लूं मैं। समझ आ रही बात? तो कुछ नहीं कर पाएगी बहन। जैसे आप करते हो, एसएससी के पेपर निकले, फॉर्म निकल गया तो एसएससी के भर दिए, बैंक के निकल गए तो बैंक के भर दिए, लेखपाल के निकल गए तो लेखपाल के भर दिए, डाकिए के निकल गए तो डाकिए के भर दिए, हरियाणा पुलिस के निकल गए हरियाणा पुलिस के भर दिए। अबे टिक के एक पेपर ढंग से कर लो, अब वो टाइम ना रहा कि तुम सारे क्रैक कर दोगे। तसल्ली से इंसान बन के एक पेपर की ढंग से तैयारी कर लो। आजकल कंपटीशन इतना है, एक ही निकल जाए उतना ही बहुत बड़ी बात हो गई। चलो जी, एक एमलेस पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। It was time for you to settle down at least 5 years back. You should find a place that you like and build a home because a rolling stone gathers no moss. सही समय था यार, 5 साल पहले तू सेटल हो जाता, तुम्हें तेरे लिए घर ढूंढ लेना चाहिए था और एक घर वर बना ले और सेटल हो जा, क्योंकि लुढ़कता हुआ पत्थर कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं पाता। He said that a rolling stone gathers no moss, that I had never have a family. I spent my life touring with a band and I was determined to prove him wrong. उसने मुझे कहा था कभी रोलिंग स्टोन को सफलता नहीं मिलती, मतलब एक जगह टिक के मैंने कभी काम नहीं किया तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी, और मैं डिटरमिंड हूं कि उसको मैं गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। मॉस माने होता है काई, मॉस माने होता है काई। ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास, थोड़ा आईक्यू यूज करना है। रोलिंग स्टोन पे काई नहीं जमती, लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती। इस पर एक ये बच्चा जो बार बार रेज हैंड कर रहा है, भाई क्या पूछना है यार, ऐसी क्या बात पूछनी है भाई, है? एक ये जो बच्चा बार बार रेज हैंड कर रहा है, बच्चे क्या पूछना है? ये वोकैब में भी कुछ पूछने का है क्या? क्या बात करना चाह रहे हो? रजत नाम है शायद, क्या बात करना है छोटे भाई, बोलना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मान लो आप कोई काम करने लगे, अब इस ईडियम का ओरिजिन समझना। रोम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बड़ा मशहूर शहर, जिसकी आर्किटेक्चर और चीजों को देख के लोग कहते हैं वाह, तो बोलते हैं रोम एक दिन में नहीं बना। रोम एक दिन में नहीं बना, यानी अच्छी चीजों को होने में समय लगता है, कोई बढ़िया चीज के बनने में समय लगता है। ठीक, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने में, अचीव करने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है। अब एक बच्चा है, सर आपने तो कहा था रीडिंग करने से पैसेज पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट होने लग जाएंगे, मेरे तो हो ही नहीं रहे। कितने दिन हो गए बेटा रीडिंग करते हुए? सर 17 दिन हो गए पूरे। तो उसको मैं क्या कहूंगा? रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में नहीं बना था, कम से कम 6 महीने लगातार रीडिंग करनी पड़ेगी तब बात बनेगी। ठीक है, अब कोई इसको ज्ञान देने आया दशरथ मान जी को, अरे भैया कहाँ रास्ता वस्ता कहाँ बना दोगे तुम? कह रहा अच्छी चीजों के होने में समय लगता है। इसको कोई कह रहा है 4 महीने तो हो गए चच्चा, कब बनेगा रास्ता? तो ये क्या कह रहा है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अच्छी चीजों के होने में समय लगता है। आई नो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे बट आई डोंट वांट टू वेट फॉर 20 ईयर्स। मुझे पता है कि अच्छी चीजों के होने में समय लगता है, अच्छी चीजें आसानी से जल्दी से नहीं होती, लेकिन यार मैं 20 साल का भी वेट नहीं कर सकता। अभी एसएससी के लिए जैसे बात, भैया अच्छी चीजों के होने में, लाइफ में कोई बढ़िया रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन यार 5 साल तो मैं वेट नहीं कर सकता ना। शी आस्क्ड मी व्हाई द रिपोर्ट वाजंट फिनिश्ड येट। आई रिमाइंडेड हर द रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। उसने मुझसे पूछा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं बनी, तो मैंने कहा रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, अच्छी चीजों के होने में समय लगता है मैडम। मस्त वीडियो में भाई। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। इसका ओरिजिन सुनना मजा आएगा। स्वेलो एक बर्ड का नाम है, स्वेलो एक बर्ड का नाम है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, सर्दियां आती है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गर्मियां आती है एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। ये सुनिए आपने, जब इंग्लैंड वगैरह उस साइड पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो बहुत सारे पक्षी उड़ के इंडिया वाली साइड आ जाते हैं। ये सुनिए आपने, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये स्वेलो भी उनमें से एक है, ये स्वेलो भी उनमें से एक है। तो ये पुरानी एक कहानी है, पुरानी एक कहानी है। इसके अंदर ये बंदा क्या करता है,
इसके अंदर ये बंदा क्या करता है, इसको ना एक स्वेलो उड़ के आता हुआ दिखता है, ये पक्षी है बेसिकली एक टाइप का, ये उड़ के आता हुआ दिखता है। तो ये मान लेता है कि भैया गर्मियां आने वाली, ये मान लेता है कि भैया गर्मियां आने वाली, ठीक है। तो ये अपना जो कोट होता है ना, अपना कोट बेच के उसका कुछ ले लेता है, जो ठंड वाला जो इसका कोट होता है वो बेच के कुछ ले लेता है, ठीक। और भैया सर्दियां तो मतलब गर्मियां अभी आती नहीं है, 2 महीने और, तो फिर इसको बाद में पछतावा होता है। तो इसका मतलब एक स्वेलो का मतलब एक स्वेलो के आ जाने से गर्मियां नहीं आ जाती, एक स्वेलो के आ जाने से गर्मियां नहीं आ जाती। इसका मतलब कोई भी एक छोटी चीज से, किसी छोटे हिंट से पूरी चीज का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर आ गया तो उसको देख के ऐसे नहीं सोचना चाहिए आगे जिंदगी में कुछ पॉजिटिव ही नहीं होगा, या आपकी चीज में कोई एक पॉजिटिव चीज होगी तो उसके लिए इतना नहीं उछलना चाहिए, आगे एफर्ट्स अपने कंटिन्यू रखने चाहिए। ये नहीं कि भैया आप सारी जिंदगी पॉजिटिव ही होता रहेगा। आ रही बात समझ? कोई एक चीज या कोई एक एक्टिविटी या कोई एक क्षण सब कुछ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इसका मतलब है, ठीक है। एक पर्सन भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, एक्टिविटी भी हो सकती है। अब मान लो जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है ना, जैसे किसी टीचर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, कोई अपनी स्टूडेंट के साथ कोई गलत रिलेशन में पकड़ा गया, और ऐसा कह दिया सारे टीचर ऐसे होते हैं, तो भैया वन स्वेलो डजंट मेक अ समर, एक स्वेलो पूरी गर्मी नहीं ला सकता। आ रही है बात समझ? कोई भी ऐसी चीज, कोई डॉक्टर है वो अपना पेशेंट के किडनियां काट काट के बेच रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो एक बंदे की वजह से पूरी चीज को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये इस ईडीएम का बेसिकली मतलब है। A lot of things went right for us this year, but one swallow does not make summer. We still have to go long ways before our finances are back in order. काफी चीजें वैसे हमारे लिए अच्छी रही हैं इस साल में, लेकिन एक स्वेलो से पूरी समर नहीं आती, इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंसेस वापस ट्रैक पर आ जाए। सेल्स आर अप बाय 1%, सेल जो है वो 1% बढ़ गई है, जो कि काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है पिछले 6 महीने से, लेकिन एक स्वेलो से पूरा समर नहीं आता, यानी सिर्फ 1% से पूरा बिजनेस अप नहीं होगा। इस पर ये अप्रैल प्रोक्लेम्स द मैन, अप्रैल होता मतलब कपड़े, अप्रैल मतलब होता है कपड़े, प्रोक्लेम का मतलब किसी के बारे में कुछ बताना, और मैन मतलब इंसान। कपड़े इंसान के बारे में बताते हैं, कपड़े इंसान के बारे में बताते हैं, यानी कपड़ों को देखकर इंसान को जज किया जाता है, कपड़ों को देखकर इंसान को जज किया जाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में, कोई आप रेस्टोरेंट के अंदर बढ़िया सूट बूट पहन के गाड़ी से उतरो, अलग ही वेटरों का अलग ही अंदाज हो जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। वहीं आप चप्पल पहन के कुर्ते पजामे में चले जाओ, रिक्शा से उतर के, ऐसे ऐसे देंगे खाना जैसे पता नहीं खैरात में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो कपड़ों को देखकर अक्सर लोग जज करते हैं। अब जैसे इसके पास बेचारे के पास पुराना सा टॉप है, ये अपना फॉर्मल में नए कच्चे गाड्डे बैठे है ना, तो ये आपस में ही कर रहे हैं, इसको देख के जज कर रहे हैं, इसके कपड़ों को देखकर जज कर रहे हैं। यू जज अ मैन वर्थ बाय हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों को देखकर, उसके पहनावे को देखकर उस इंसान की कीमत लगाते हो आप, उस इंसान की वैल्यू आप जज करते हो। आई एम नॉट सरप्राइज जॉन वाज फायर्ड फॉर कॉज, ही नेवर ड्रेस प्रोफेशनली एंड क्लोथ्स मेक्स द मैन। मुझे कोई हैरानी नहीं है। वैसे यहाँ पे पता है एक चीज बताओ, इसका ना वैसे इसको नेगेटिव में नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाला जो इडियम है ना ज्यादा पॉजिटिव में यूज होता है, कि कपड़ों से इंसान की पहचान होती है, कपड़ों से ही इंसान की पहचान होती है, कपड़े इंसान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर यूज हो रहा है वैसे देखा जाए तो, कपड़ों से ही इंसान की पहचान होती है, इसको पॉजिटिवली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि जॉन को नौकरी से निकाल दिया गया, कभी प्रोफेशनली कपड़े पहन के आता नहीं था, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया। अब अगर तुम्हें कंपनी में काम कर रहे हो, तो प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाना चाहिए ना, ये थोड़ी यार कच्चा और सैंडो पहन के चले गए तुम। तो एक इंसान को जज किया जाता है उसके कपड़ों से, तो आपको थोड़ा मोटा ध्यान भी रखना चाहिए। ये पॉजिटिव सेंस में डील हो रहा है एक्चुअली ईडीएम यहाँ पे। यू रियली नीड टू गेट सम बेटर वर्क क्लोथ्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, क्लोथ्स मेक द मैन, यू नो। तुम्हें थोड़े से और अच्छे कपड़े खरीदने की जरूरत है, क्योंकि कपड़े ही इंसान बनाते हैं, मतलब कपड़ों के बेस पे लोग जज करते हैं, इसलिए थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। नकुल करा, बट सर मैं ये नहीं मानता। तो तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क किसको पड़ रहा नकुल? ईडीएम है, ज्यादा सीरियसली मत ले करो, पढ़ ले करो, पेपर में मत लिख के आ जाना मैं नहीं मानता, कहीं छोड़ के ही आ जाए बावले है। चल मजाक की बात कर रहा हूं, कहीं सीरियस ले जाए, मन पे ले जाए। आ जाओ। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। जिसके सिर पे ताज होता है ना, समस्याएं बहुत होती है। अनईजी होता है मतलब अनईजी होना, परेशानी में होना। वो सिर हमेशा परेशानी में होता है जिसके सिर पे ताज होता है, वो सिर हमेशा परेशानी में होता है जिसके सिर पर ताज होता है, यानी जो बॉस होता है किसी काम को करने में, जो मेजर बॉस होता है वही, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब होगा क्या, मान लो इस बंदे की कंपनी है, ठीक है, इस बंदे की कंपनी है, इनको लेक्चर दे रहा, अपने को प्रोजेक्ट चाहिए, भाई ऐसे करना है, भाई ऐसे करना है। इनका क्या है, करके तीनों चारों जनी चुगलियां, ये इन पे लाइन मार के शाम को चले जाएंगे घर। इनको थोड़ी कोई टेंशन है कंपनी डूबे चाहे ना डूबे, दिक्कत तो भैया इसको है ना। ये मैडम यहाँ पेन से खेल रही है, ये अपना फोन चला रही है,
इसका ध्यान इस वाली के ऊपर है, ये अपना लगे हुए हैं, दिक्कत बेचारे इसको हो रही है, कंपनी डूब रही है इसकी। तो वो सिर्फ बहुत परेशान होता है जिसके ऊपर क्राउन होता है, जिसके ऊपर ताज होता है, मतलब जो बॉस होता है, जो लीडर होता है। Sometimes I wish I weren't the boss of this company, so I could just walk away from all these issues, come quitting me. कई बार मैं सोचता हूँ यार काश मैं बॉस ना होता इस कंपनी का, मैं भी आराम से चल जाता। Uneasy lies the head that wears the crown. भैया सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है जिसने क्राउन पहन रखा होता है। When I was younger, जब मैं जवान था तो मैं सब चीजों को I would think that everything will be easier when I get maturity, but I feel uneasy lies the head that wears the crown. जब मैं जवान था मुझे लगता था जब मैं मैच्योर होऊंगा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं डिसीजन लेने लायक बना, बॉस बना, या फिर जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तब मुझे पता चला कि दिक्कतें कितनी होती हैं। तो रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, इस इडियम का ओरिजिन पढ़िए, समझिए। हेयर का मतलब होता खरगोश, हाउंड का मतलब होता शिकारी कुत्ते। जब खरगोश के साथ हो तो भागना शुरू कर दिया, शिकारी कुत्तों के साथ हो तो शिकार करना शुरू कर दिया। जैसा देश वैसा भेष, जिसके साथ हो लिए उसी की बातें बोलने लगे, यानी जिसकी मतलब अब मान लो ये है चुगलखोर टाइप की, देखो ठीक, अभी क्या कर रही है इसके बारे में चुगलियां करी, पीछे बैठा ना, ऐसा है ये दोनों, वो अरे हो सच्ची ऐसे करेगा क्या, अब थोड़ी देर बाद यहां से उठ के चली जाएगी, इन दोनों की चुगलियां कर देगी वहां जाके। तो जहां जिस साइड गए उधर के ही हो लिए, जिस साइड को मुंह किया उधर के ही हो लिए। मतलब अगर भैया खरगोश के साथ हो तो भागना शुरू कर दिया, अगर शिकारी कुत्ते के साथ हो तो हंट करना शुरू कर दिया, मतलब जिस साइड को गए वो इसी की साइड ले ली। ट्राई टू सपोर्ट बोथ साइड्स इन एन आर्गुमेंट और फाइट, कोई लड़ाई हो, आर्गुमेंट हो, दोनों की साइड लेने लग जाना, कभी इधर कभी इधर। In our office politics, Shalu always tries to run with the hare and hunt with the hounds, telling both the clerical workers and the management that she thinks they should prevail. ये शालू बड़ी तेज है, क्लैरिकल वर्कर्स को कहती है नहीं नहीं तुम्हारी बात ठीक है, मैनेजमेंट वालों कहती है नहीं नहीं तुम्हारी जगह ठीक है, तुम अपनी बात ठीक कर रहे हो। प्रिवेल का मतलब होता है जी उनकी बात ठीक है, जीतना, कि उन्हें जीतना चाहिए। अगले पे आ जाइए, हैंग अप योर बूट्स, रिटायरमेंट है ना, रिटायर हो जाना है गेम से। अब जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर रिटायर हो गया तो उसने अपने जूते भैया टांग दिए फाइनली, बस इसके बाद अब जूते नहीं पहनने अपने, संन्यास ले लेना। आफ्टर सफरिंग सो मेनी इंजरीज ऑन द फील्ड आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू हैंग द बूट्स, इतनी ज्यादा इंजरी से सफर करने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे अपने बूट्स को हैंग कर देना चाहिए। होल्ड योर हॉर्सेस, पेशेंट रहना। अब मान लो जैसे रेस शुरू होने वाली होती है, रेस शुरू होने से पहले घोड़े को तो नहीं पता ना कि भागना है कि नहीं भागना है, आप उसकी नकेल खींच के रखते हो, उस चीज को रोक के रखते हो, जैसे ही आप छोड़ोगे वो भागना शुरू कर जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब किसी चीज को रोक के रखना, किसी चीज को वेट करना, मतलब वेट कराना, पेशेंट रखना, शांत रखना। आई नो यू आर एक्साइटेड टू सी द प्रोटोटाइप, मुझे पता है तुम एक्साइटेड हो प्रोटोटाइप को देखने के लिए, लेकिन अभी होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा रुको। आज के लास्ट पे जाइए, हस्बैंड आर रिसोर्सेज, सेव, बचत करना। हस्बैंड आर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज की बचत करना। जैसे हस्बैंड अक्सर क्या होते हैं, मतलब कंजूसी, सेव कर रहे हैं, है ना, ऐसे समझ लो कि अपने रिसोर्सेज को हस्बैंड कर लेना। ये कुछ भी चीज से याद कर सकते हो, जैसे औरतें हैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा भी किसी और से बात करता देख के थोड़ा जेलस फील करने लग जाती हैं, जैसे आप हस्बैंड को अपने पास रखते हो, बचत करके रखते हो, सेव करके रखते हो, ऐसे करके। टाइम्स आर हार्ड एंड वी हैव टू हस्बैंड आर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को हस्बैंड करके रखना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। ठीक, चलो जी, कोशिश करिए बच्चे कि फोटो से, नेमोनिक से, स्टोरी बता के आपको ईडीएम वगैरह ऐसे याद कराए जाए कि जिंदगी में दोबारा आपको भूले नहीं। एक रिवीजन और, बस अब 15-20 दिन के बाद एक रिवीजन और इसकी कर देना, और आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास अभी 30 मिनट के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, 1 घंटे बाद आ जाएगी, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन में आएगा, फोन में रखना अपने पीडीएफ, जब टाइम मिला है घुमा दिया इसको। अभी आज मत घुमाना, 10-15 दिन के बाद घुमाना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। AVS10 मेरा कोड है, जो प्लस पे हैं उनको पहले ही, मतलब उनको कोड लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा ही देख सकते हैं। ये नए बैच का लिंक मैंने पिन कर रखा है। बच्चे 4 to 6 का जो टाइमिंग है, जो बैच के लिए पूछ रहा है ना बच्चा बार बार, 4 to 6 का जो टाइमिंग है वो है मेरा थ्योरी का टाइमिंग। उसका नया बैच आएगा 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। 2 महीने में एक ही बैच निकालता हूँ मैं, वो वाला टीचर नहीं हूँ, एक चैप्टर पढ़ाओ नया बैच, एक चैप्टर पढ़ाओ नया बैच, वो सिस्टम ही नहीं मेरे पास, ना पार्ट 1 पार्ट 2 536 वाला सिस्टम भी नहीं। बेसिक से शुरू करता हूँ, बढ़िया लेवल तक बैच को लेके जाता हूँ, खिचड़ी नहीं बनाता, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता हूँ। 2 महीने में एक ही बैच लॉन्च करता हूँ, लेकिन उसको शिद्दत से पढ़ाता हूँ। और ये 8 to 9 15 वाला जो टाइमिंग है, इसमें वोकैब बैच चलते हैं, कभी प्रैक्टिस बैच चलते हैं। अभी इसमें वोकैब बैच चल रहा है। पुराने वोकैब के बैचेस हैं, उनके वर्ड्स अलग हैं, उनको भी कर लीजिएगा, ये वाला भी कर लीजिएगा। आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको इन क्लासेस के पीछे मेहनत नजर आती है। अगर आपको लगता है फोटोज, नेमोनिक्स से सब बनाने में टाइम लगता है, अच्छी क्लास है, तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है।
फौजी का बेटा वो 10 बजे वाली क्लास बंद हो गई बच्चे, कितना टाइम हो गया? अब फ्री क्लासेस का टाइमिंग है शाम को 6:30 से 7:30। वो चैनल पे कितनी बार तो अनाउंस कर दिया। आज के लिए गुड नाइट।